जो ढाका है ना, तुम्हें गूगल पे क्या बता रहा, बता दो। हाँ रेशम बता रहा, और क्या बता रहा? नहीं हम तुम्हारा कन्फ्यूजन बेटा सूट नहीं रहा भाई अभी। हाँ कहाँ है? चलो बांग्लादेश का नाम सुना है? उसकी राजधानी है ये। अब भी कुछ लोग बंगाल बोले थे, हाँ है ना। तो उस समय बंगाल जो था ना, उस समय का बंगाल, तो वहाँ एक शहर था ढाका। वो देश नहीं बना था, देश बना है आज़ादी के बाद। कब? 1971 में अलग से देश बना बांग्लादेश। क्रिकेट टीम आती भैया अपने यहाँ खेलने, अपना पड़ोसी देश है। हम भी गए थे, जितने लोगों को याद होगा, जब हम त्रिपुरा गए थे तो वहाँ पे हमने देख के आए थे, बॉर्डर घूम के आए थे, देख के आए थे वो बांग्लादेश बॉर्डर। गलत चलेगा तो फिर चलो देखो। तो ये सुनना 1906, ये 1905 तो नहीं भूलोगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं भूलना। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग फाउंड एट ढाका, मतलब ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अच्छा बंगाल का पार्टीशन हो गया, उस तरफ मुस्लिम चले गए, तो जो बंगाल एरिया है वहाँ पे मुस्लिम एरिया है, तो इस वजह से उसकी स्थापना, जो मुस्लिमों का यूनियन बनेगा उसकी स्थापना कहाँ होगी? वही होगी ना। हमारे इस तरफ देखो, इंडिया तरफ तो हिंदू आ गए, उस तरफ मुस्लिम चले गए, तो वहाँ मुस्लिमों ने एक यूनियन बना ली, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? ऑल इंडियन मुस्लिम यूनियन। ऑल, हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम संघ, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, संघ या परिसंघ। हाँ क्लियर। इसकी स्थापना, ये बेसिकली क्या काम कर रही थी? ये आज़ादी का जो युद्ध था ना, आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें हेल्प ही कर रही थी। कोई मतलब बुरी संस्था नहीं थी, है ना। और मुस्लिम अपने हक के लिए सरकार से जो डिमांड करते थे वो इसी के थ्रू आया करती थी। उस एरिया की, किस एरिया की? बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अबरान सर वो क्या बना सर? ए क्या हो? ए है भैया जी, लो कोई दिन लिखवा, अच्छा फिर अच्छा लिखवाना है। सर क्या है सर? सुरेश रहने दो, पढ़ो पढ़ दो, रहने दो, इतना हम खेल खत्म। हाँ हाँ पढ़ दो। सिंटिल छोड़ दो, विप्रिया। सूरत स्प्लिट ऑफ आईएनसी। हाँ 1907 में सूरत में हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो हिस्सों में बट जाती है, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, गरम दल और नरम दल। हाँ हाँ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। कोई का दिमाग ही नहीं चला, बिल्कुल स्विच ऑफ कर ले बटन बंद है ना। एक्सट्रीमिस्ट सही है ना। गरम दल और नरम दल नाम सुना होगा। लाल बाल पाल, कच्छ लोग कितने चिल्ला का आंसर दिए पहले। लाल बाल पाल, ये लोग कौन थे? गरम दल वाले। और नरम दल वाले कौन कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल। और गरम दल वाले कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। हाँ वजह जाकर तुमने पढ़े नहीं है, जबकि वो तुमसे पहले की बात है। इंग्लिश में तो बता रहा है मॉडरेट्स और वो एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट कौन कौन से हैं? नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। बता दो कौन कौन से मतलब उनमें से नाम बताए थे वो। अब बार बार हम नहीं करेंगे, हो गया, बाद में देख लियो। वी हैव नो टाइम टू फर्दर डिस्कशन। बड़े नहीं, खाना के लिए हम टाइम देंगे ना, लंच के लिए टाइम दे रहे नहीं, 5 मिनट का, 5 मिनट का, क्योंकि उसके बाद 12 बजे हमें भी कहीं निकलना है फटाफट, इसलिए आगे बढ़े। नहीं इतना है नहीं टाइम, बड़ी क्लास कई सालों में लगती है, महीने लग जाते हैं प्लान करने में। चलो आ जाए वापस, 5 मिनट देंगे, कुछ भी हल्का फुल्का खा लेना। जिसको हल्का फुल्का ना खाने हो, हाँ हाँ, जिसको कुछ ना खाना हो यहीं बैठना, ये है हमारे लिए। बनाने कौन जाएगा? तुम जा रहे हैं? जिसको चाय पीनी है 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो, है ना। और नहीं, हम कुछ लोगों को ड्यूटी दे देंगे, वो बना देंगे, ऑनेस्टली हम बनवा देंगे।
अब इतना तो कर सकत हो तो पी में जाओ, इतना ही तुम जेब से धरा रहे हो, इकट्ठे कर लो, पैसे बनवा दे रहे हैं। इधर है ना, वही तो बात है, बात ही नहीं कर रहा। चलो छोड़ो, आ जाओ। क्या है? सूरत में हमारी कांग्रेस 2 भागों में टूट गई, खत्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सर बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट। ये हम समझा रहे हैं, जल्दी तो हाँ। सर ज्यादा नहीं हो गया सर, 5 ये क्या है? सर इसके बाद लाइन की बात करवा दे। 19 ये ये खुदरीराम है ना सर? खुदीराम है ये, खुदीराम, खुदरीराम नहीं है। हल्दीराम, खुदरीराम। सुने, खुदीराम बोस। ये वो पर्सन है 1908। एक्सक्यूजन, एक्सक्यूजन मतलब इंग्लिश मीडियम वालों की, इंग्लिश मीडियम वालों की वो उठाई होनी चाहिए। एक्सक्यूजन मतलब इसका बता दें। वो करना, एक्सक्यूज देना कुछ। अरे तो भाई डर लग रहा हो। हम भी दे रहे एक्सक्यूज। एक्सक्यूजन मतलब होता है फांसी देना। हाँ सी। खुदीराम बोस पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई। जिनको मतलब सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, 18 साल की उम्र में। खुदीराम। हाँ, खुदीराम बोस। सरकार आई थी। हाँ, ये इनने वही अंग्रेज सरकार का विरोध, ज़्यादा गहराई जाएंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की फैमिली में बस ये समझ लो बंगाल से ही थे। सर वो बोस थे, 111 नंबर करवा देना पहले ले। हाँ, ये बोस उस में उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट। 1909। हाँ, कोई भी पढ़ दो। हाँ, अब देखो ये एक कानून था जिसके जो वो थे ना, उसको बनाने वाले वो थे मॉर्ले और मिंटो, 2 लोग थे। इन लोगों ने हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे चेंज किए। जस्ट लाइक दैट, ये समझ लें इंडिया में जो चुनाव की जो प्रथा है ना, वो यहाँ इंट्रोड्यूस की गई कि भारत में भी चुनाव होने चाहिए। और क्योंकि देखो लोग बार बार आवाज़ उठा रहे थे ना, उस आवाज़ उठाने का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज को पसीजना पड़ा। क्या करना पड़ा? पसीजना पड़ो। हाँ, मजबूर होना पड़ा। किस चीज़ के लिए? कि हमें इन्हें कुछ ना कुछ हक तो देने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस उद्देश्य से शुरू हुई थी धीरे धीरे वो भी पावर में आती जा रही थी, मजबूत होती जा रही। एक टाइम पे वहाँ पे कम लोग थे, आज वहाँ पे ज़्यादा और ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और अच्छी खासी पैसे वाली फैमिलीज उसमें हैं। जिनके पास पैसा होता है ना, जिनके पास पैसा होता है ना, वो देश में चेंजेस लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। हाँ नहीं, ये पूरा कर दें दो इस बार। हाँ, एक साथ ना। सर फिर हम नहीं आ रहे। हाँ, हम नहीं आ रहे। जाने का काम ही नहीं है, 5 मिनट का यही गैप है। हमें तो बात करो सर। पहले ही बताए थे। हाँ, 9 बजे क्या कछु तो खा लें दो। तो हम दिए तो रहे, तुम्हें 5 मिनट दौड़ के जाओ। 10 मिनट। 10 मिनट तो जाएगा, लग जाए। तो एक काम करो, 2 मिनट बस रुक जाइए, हमें तो ही खुआ दे हैं। सर बड़ी खाना ना। चाक डाली है, खा लेंगे, रसगुल्ले कर लेंगे, आगे आ जाइए। कागज दर वो जमा लेंगे। अत्याचारी। जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर नहीं। चलो देखें, चलो सुन ले। नेक्स्ट क्या है? हाँ, जो पार्टीशन यहाँ हुआ था ना, आखिरकार राजनेताओं के दम पे नहीं, आखिरकार नेताओं की हिम्मत की वजह से और बगावत करने की वजह से ये हुआ कि लोगों ने पता क्या किया, गवर्नमेंट को मानना पड़ा और ये पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, और पार्टीशन इतनी आसानी से नहीं हुआ था। पार्टीशन कैंसिल जो हुआ था ना, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया था। दोनों ने बोला कि आप हमें अलग करना चाह रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। उनने अपने रिलेशन मजबूत रखे, हिंदू और मुस्लिम ने। तो सरकार मजबूर हो गई कि हम कछु कर लें, ये लोग अलग नहीं हो सकते, तो पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ेगा। और इसी टाइम पे क्या हुआ, एक और घटना हुई, जो कैपिटल थी ना, वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। तो इससे पहले भारत की कैपिटल क्या हुआ करती थी? कोलकाता। भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता। अभी कहाँ है? दिल्ली। है ना। तो ये बात ध्यान रखियो कि इंडिया की कैपिटल बार बार चेंज हुई है। कुछ लोग इमेजिन भी नहीं करते कि यार इंडिया की कैपिटल कभी कोलकाता रही होगी। कलकत्ता। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? या स्वयं बोलो जल्दी। हाँ हाँ, बोलो जल्दी पढ़ो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट पढ़ो। इन्हें अपन ऐसा करेंगे, जानेंगे ऐसा करेंगे, दिक्कत है। हाँ,
मक्खी उड़ा देना कर लेते आराम से। चलो ठीक है, यस राज पढ़ो। होम रूल बाय गंगाधर तिलक। एक संस्था थी जिसका नाम था होम रूल लीग, उसकी स्थापना कौन ने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और होम रूल लीग का तात्पर्य क्या है? ध्रुव बताएगा। घर का रूल। अरे इतनी तेज आवाज आई थी तो हमने कही पूछ ही ले, ताकत है कि तो तरह हम के लगे देख ले। नहीं सर, नहीं ये तरह का मैं जे कि कमरे तो इतने जोर तो नहीं बोले भागवत बेचारे। पावर। हाँ, होम रूल लीग का मतलब होता है, बाल गंगाधर तिलक ने एक मिशन चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसका तात्पर्य ये था कि हम अंग्रेजों को बाहर करेंगे और हमारे देश में हमारे ही लोगों का राज होना चाहिए। मतलब स्वदेशी की ओर लौटो, मतलब लोकल चीज़ें यूज़ करो। इसकी जो पहल थी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। अभी स्वदेशी की जो पहल ताकत से उठेगी, अभी फोन से फूट रहे, किसके थ्रू फूटे थे? होम रूल बाय बाल गंगाधर तिलक, है ना? कौन से गंगाधर तिलक? कौन सी सर जी? कई बार पूरा नाम पूछ लेते हैं। बाल गंगा एक प्राणी थे, इस धरती पे पैदा हुए थे, है ना? जिनकी वजह से आज अपन लोग कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी। हाँ ठीक है, अच्छे काम हुए हैं काफ़ी सारे। चल नेक्स्ट देखें। सत्याग्रह। चंपारण 1917 रुद्रांश, 1917 क्या है? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? सबने पढ़ा है। हाँ पढ़ा है बट याद नहीं। और 1915 में गांधी जी आए, रामचंद्र, हाँ इंग्लिश लिटरेचर की बुक में था, रामचंद्र शुक्ल गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे जहाँ जहाँ गांधी जी गए। और रामचंद्र शुक्ल भैया ने कहा कि प्रभु एक काम कर लो, तन्नक हमारे गांव भी घूमे आओ, हमारे गांव में देख लो कि हम लोगों से नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती है। हाँ वो इंडिगो प्लांट। हाँ, इंडिगो की पहली चीज़। और दूसरा, अब हमको वो लोग भगा रहे हैं तो हमसे उल्टा टैक्स मांग रहे हैं कि हमारे खेत को छोड़ो और पैसा दे के जाओ। सारा है। तो गांधी जी की हो गई बुद्धि खराब, तो उनने कही कि एक काम कर भैया, मैं 6 महीने तुम्हारे तन रुक रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक काम करूँगा, तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे हम इससे, कैसे? अंग्रेजों के इस जुल्म से। तो 6 महीने की जगह भैया कितने समय रुक गए? साल भर रुक गए। लेकिन उनने इस पूरे मिशन को कंप्लीट किया और उनको हक भी दिलवाया, 50% हक दिलवाया था, है ना? 100% नहीं दिल पाया, लेकिन 50%, 50 था कि 25 था, दिलवाया था, है ना? हाँ क्यों कर दे खत्म? सबको भूख लगती है, हमें भी लगी, चाहे छोटी मोटी तो जान दो सर। नहीं खा सकते। चलो अब भी हम कुछ कर रहे हैं, अब भी कुछ उपाय निकाला, ख़त्म कर लो ज़रा सही में। 1918 हाँ, तो साउथ इंडिया में जो आज़ादी की अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया ना, तो वो इस यूनियन ने किया। इस यूनियन ने क्या किया? अंग्रेज़ों के अगेंस्ट पहली बार मजदूरों ने जो आवाज़ उठी थी ना, वो इसी यूनियन से उठी थी। साउथ इंडिया में भी आवाज़ उठ रही थी, ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया का काम चल रहा था, साउथ इंडिया में भी काम चल रहा था आज़ादी का। नेक्स्ट देखें। हाँ हम कम बता रहे हैं, बहुत सोच के बैठे, मगर तुम चाह नहीं रहे तो नहीं। नेक्स्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और ये भी एक जनरल थे, एक रिफॉर्मर थे। इनने भी हमारे कानून व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में चेंज लाने के लिए ये रिफॉर्म लाए। रिफॉर्म का सीधा मतलब होता है सुधार, है ना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिनने ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा है ना, उस समय हमने बहुत कुछ बताया था, मगर क्या करो, बुद्धि है भाई, है ना? माता सरस्वती भूल जाते रास्ता। ठीक, हाँ भैया 1990 में। हाँ, अब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रॉलेट एक्ट। अब आज़ादी के सपूतों की, देश प्रेमियों की नाटक होने लगे थे बहुत ज़्यादा, मतलब इनने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शुरू कर दी। तो अंग्रेजों की हो गई बुद्धि खराब, उन्होंने कहा भैया एक काम करो, जे ऐसे नहीं मान सके तो करना क्या होगा? एक कानून लेके आए, जिस कानून को बोला गया रॉलेट एक्ट। मतलब बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के आपको पकड़ा जाएगा और पकड़ के 2 साल तक जेल में ठूस सकते हैं। मतलब सीधी बात, तुम पे शक हुआ, उठाया और अंदर, अब तुम चिल्लाते रहो हम वकील कर वो चाह रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, ये कानून कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में भाड़े में जाओ, तुम कहते हो कोर्ट करने जाओ, तुम इतनी बेटा 2 साल सड़ा हो। कौन सा कानून था वो? गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया, और यहाँ से हमारे असली स्वतंत्रता संग्राम की जो भयानक वाली आग होती है ना, वो होती है शुरू। और रिजल्ट में परिणाम स्वरूप पता क्या होता है? ये एक घटना और देख लो। हाँ, क्योंकि इसके खिलाफ भी, इस कानून के खिलाफ भी आवाज़ उठ गई, तो हिंसा होने लगी, पूरे देश में वायलेंस फैलने लगा। तो बैसाखी के दिन, कब? 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन पंजाब की एक बगीचे में, जलियांवाला बाग में
बहुत सारे लोग, कम से कम 10,000, अरे ज़्यादा ही लोग होंगे और ज़्यादा थे, हमें गिनती याद नहीं है। हाँ, तो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हुए, है ना। एक व्यक्ति था, कहते हैं, जिसका नाम था जल्ली, उसकी ज़मीन थी, उस पर यह गार्डन बना था, बगीचा था, एक ग्राउंड जैसा गोल, जिसने सुरक्षा के लिए खुद की ज़मीन है तो पूरी बाउंड्री करा के रखी थी, अच्छी ऊँटी, कितने फुट, 15 फुट, 12-15 फुट, 1.5 मंजिल अच्छी पैक करा के रखे थे, कोई ओट करते चढ़ा ना हमारी जगह में ना घुसे। तो उसमें ये सब चल रहा था, ठीक, बढ़िया शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, और मेला भी लगा था वहाँ अंदर, मेला भी लगा था, है ना। तो और उस समय जब क्रांतियाँ भी चल रही थी ना, तो एक जनरल था, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो क्रांतिकारी अपन से नहीं मान रहे, तो इंग्लैंड से एक स्पेशल ऑफिसर को बुलवाया गया और कहा कि वो ऐसे जो दंगे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। उस जनरल का नाम था जनरल डायर। कहा कि इसके हाथों में सौंप दो, ये हैंडल कर लेगा, अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा टैकल करता है। तो उसने कहा ओके मैं हैंडल करूँगा। तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मतलब जब सेना की चलती है। तो उस बंदे ने फिर कहा कि अब है अच्छा मौका, और बस जिस दिन मेरे को मौका था तो बढ़िया से, उसमें एक ही रास्ता था उस बाग में जाने का, एक रास्ता था, सकरी सी गुलिया थी, सिर्फ 3 फुट की रास्ता थी। हाँ ये तो कम है, इतना 3 फुट समझ लो, इतना, ये 4 फुट है, ये हाँ इतना 3 फुट, इतनी रास्ता थी। तो इसमें से एक तोप भी निकल गई थी छोटी वाली, और 50-60 सैनिक निकल गए थे पूरी बंदूक के साथ। तो बढ़िया अपने जलियांवाला बाग में ये सब घुसे, और तोप यहाँ क्या के लिए लाए थे, वो तोप निकल रही थी, वो तोप ला के अड़ा दी थी यहाँ, और ये सब सैनिक अंदर गए, वो गया, और बढ़िया सबको यहाँ ऐसे गोल तो था, 30 सैनिक बैठाए गन लेके ऐसे, और 30 खड़े करे उनके ऊपर। तो उनसे बढ़िया से उनको बताया गया कि पहला फायर नीचे वाले लोग करेंगे, दूसरा फायर ऊपर वाले, ताकि आपको टाइम मिलता रहे गोली भरने का, है ना। और उसके बाद इतना बड़ा एक पेटी थी, गोलियों से भर के ले गए थे, पेटी पूरी भर के ले गए थे गोलियों से, क्योंकि भाई कम से कम है ना 50,000 लोग होंगे, बहुत आदमी था वहाँ, बहुत सारा भयंकर। तो बस जनरल डायर ने शुरू हुआ, तो उसके बाद सिर्फ उसके हिसाब से काउंटिंग चलता था, और दे फायर। हाँ नहीं, तो ब्रिटिश नहीं, मेरे पूरे भारतीय थे। हाँ कहते हैं वहाँ पे 50 फुट का एक कुआं था, जिसका रेडियस भी 20 बाई 20 था। वो लोग उसमें कूद रहे थे बचने के लिए, उसमें पानी भी था कुछ, तो लोग भरते गए, और उस कुएं के ऊपर ढेर लग गया था लाशों का इतना। अब नीचे उसमें बच्चे भी कूदे थे, लोग भी कूदे थे, औरतें भी कूदी थी। और क्या हुआ था, लोग उस 15 फुट की दीवार पर चढ़ने की हिम्मत लोगों ने जुटाई थी, तो लोग ऊपर 15-12 फुट तक पहुंच पाते थे, हाँ जैसे भी हो। और गोली गलती थी तो उनके जो मांस के टुकड़े सहित वो गोली जो होती थी ना, वो दीवार में लगती थी, तो दीवार में छेद नहीं बनता था, हल्का सा निशान बनता था उनकी बॉडी को चीर के। हाँ तो ये जो हुआ था ना, लगभग उसने 1-8 घंटे तक ये उसने पूरा कांड गेम चलता रहा। उसके बाद उसमें कुछ नहीं, बस जैसी मतलब शांति छा गई, और वो बंदा फिर निकल गया। हाँ अब कहानी सुनो ज़रा। इसके बाद रात में शाम को जो कुछ सिखों ने देखा ये, और एक ऊधम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, हाँ उस बंदे ने ये देखा जाके, मतलब देखा कैसे, बहुत सारे सिखों ने देखा। तो ऊधम सिंह वो बंदा था जिसने पूरी रात लाशें ढोई थी। जो लोग तड़फ रहे थे ना, किसी का अरे अस्पतालों में ले जा रहे थे, तो अस्पतालों में उनको ले जा रहे थे ना, कहते हैं जब अस्पतालों में उनको ले जा रहे थे ना, तो दवाइयों के नाम पे डॉक्टर पता क्या कहते थे, आटे की गोलियां बना के उनको खिलाते थे, और सुखो के कहते थे कि ये गोलियां हैं, दवाइयाँ, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ क्योंकि दवाइयाँ थी नहीं ना, लोगों को दिलासा तो देना पड़ेगा। जब आप तकलीफ में होते हो, आप डॉक्टर आपको सच में आटे की गोली देगा ना, तो आप खा लोगे, कहोगे कि हाँ तसल्ली है, मन में सुकून है कि आप ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टरों ने ये किया, पट्टियाँ थी, स्ट्रेचर नहीं थे, अस्पतालें भरी थी, अस्पताल के बाहर रोड पे लोगों की लाशें पड़ी थी, लोगों के घरों में डॉक्टर नहीं थे, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते थे उनकी मदद ली जा रही। ऐसा मंजर था कि वो देखने लायक नहीं था, क्योंकि लाशें पूरी रोड पे खून, मतलब जो ब्लैक रोड थी ना, वो कत्थाई हो गई थी पूरी। हाँ और खुद ठिलिया से ढो के लाशें, जो ऊधम सिंह था ना, वो एक समय ऐसा आ गया था कि बच्ची का हाथ नहीं उठा पा रहा था, उठाते उठाते इतना थक गया था, वो रुका थोड़ी था। लाशें देख के जिसको भी देखता तो उसको उठाने का मन करता। ऐसा आया था कि वो हाथ नहीं उठा पा रहा था, खुद गिर गया, और हाथ उठा के कोशिश कर रहा है कि उसको उठाऊं मैं, वो खुद भी नहीं उठ पाया, और उन्हीं के बीच में वो भी डला रहा, मरा नहीं। ये मंजर था उसका, जलियांवाला बाग का। तो हमने कहा कि लगे हाथ बता दें, तो रॉलेट एक्ट का और इसका रिलेशन था। फिर नहीं होगी हाँ जनसंख्या कम हो गई। तो वो जनसंख्या तो नहीं थी,
बस वो था, यही वो मूवमेंट थे कि अब कहाँ क्रांति सही में शुरू हो रही। और ये पूरा इन्हीं ऐसे ही कुछ इंसिडेंट से भरा है। ऐसे 4 से 5 इंसिडेंट और हैं ऐसे, जो ऐसे खतरनाक नहीं है, अलग ही है वो। तो ये था, मतलब डिफरेंट ही है। ये कुछ कांड बता दे रहे, नाम बता दे रहे, जैसे काकोरी कांड हो गया, चोरा चोरी कांड, ये कुछ ऐसे कांड है ना, है ना। हाँ, तो वो होंगे। बोलो क्लियर। पहले क्या हम बस तो 1 मिनट रुक जाओ, तुम जरा स्टॉप करने दो, उपाय बता दे रहे।